विजय को बचपन से ही बंदूक चलाने और कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा से अपने देश की रक्षा करना चाहता था। गरीब घर से होने के बावजूद विजय अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक दिन फौजी बन गया और इस वीर फौजी ने दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। विजय के पिता विक्रम एक दर्जी थे। वो विजय को बचपन से ही दर्जी का काम सिखाना चाहते थे, लेकिन विजय पढ़ना चाहता था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर विक्रम ने उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। विजय स्कूल जाने लगा। स्कूल से आने के बाद पिता के कहने पर वो दर्जी का काम सीखता, लेकिन उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विजय बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तुझे कहा था कि शर्ट बनानी है और तूने पजामे का कपड़ा काट दिया। तेरा काम में मन क्यों नहीं लगता है? पिताजी, मैं बड़ा होकर दर्जी नहीं बनना चाहता हूं। तो फिर क्या करेगा? तू घर का सबसे बड़ा लड़का है। मेरे बाद परिवार की जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है। दर्जी का काम नहीं सीखेगा तो और क्या करेगा? पिताजी, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और दुश्मनों से लोहा लूंगा। इतना कहकर विजय कुश्ती खेलने चला गया। विजय के घर में उसके पिता विक्रम, माँ रीमा के अलावा 4 छोटी बहनें और थीं। इसलिए विजय के पिता चाहते थे कि वो जल्दी से दर्जी का काम सीख ले और उनका हाथ बटाए। लेकिन विजय तो फौजी बनना चाहता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विजय ने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। बेटा, अब तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब तो दर्जी का काम सीख ले। नहीं पिताजी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी मुझे और पढ़ना है। लेकिन तुझे आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पिताजी, मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगा और जो पैसे कमाऊंगा उनसे अपनी पढ़ाई करूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। विजय अब अपने पिता विक्रम के काम में हाथ बटाने लगता है। सारे दिन वो दर्जी का काम करता। जो पैसे मिलते उससे उसने आगे की पढ़ाई शुरू की। वो रातों को जाग जाग कर पढ़ाई करता। विजय बहुत कड़ी मेहनत करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ वो वर्जिश और व्यायाम पर भी ध्यान देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उसने फौजी की भर्ती परीक्षा पास कर ली। माँ, पिताजी, मैंने फौज में भर्ती होने की परीक्षा पास कर ली है। कल से मुझे ट्रेनिंग पर जाना है। बहुत जल्द मैं फौजी बनकर लौटूंगा। विक्रम को विजय पर बहुत गर्व हो रहा था, लेकिन साथ साथ वो ये सोचकर डर रहा था कि फौजियों की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता। ना जाने कब देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना पड़े। फिर भी दिल कड़ा करके उसने विजय को आशीर्वाद दिया। विजय कुछ महीनों की ट्रेनिंग पर पंजाब चला गया। ट्रेनिंग के बाद विजय जब गांव आया। माँ, पिताजी, मैंने कहा था ना कि बहुत जल्द मैं फौजी बनकर लौटूंगा। आपका बेटा देश की रक्षा करने जा रहा है। मेरी ड्यूटी श्रीनगर में लगी है। मैं परसों यहां से चला जाऊंगा। विजय बेटा, हमें तुम पर नाज है। जाओ, भारत माता तुम्हें बुला रही हैं। सच में बेटे, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भगवान तुम्हारी हर मुसीबतों से रक्षा करे। 2 दिन के बाद विजय अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने श्रीनगर चला जाता है। दिसंबर का महीना था। बहुत ठंड पड़ रही थी। तापमान माइनस में था, लेकिन विजय सीमा पर बंदूक ताने खड़ा था और चौकन्नी निगाहों से दुश्मन देश पर नजर गड़ाए हुए था। विजय जी जान से देश की सेवा कर रहा था। विजय की देशभक्ति देखकर उसके सीनियर्स भी उससे बहुत प्रभावित थे। विजय बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जल्द ही उसका प्रमोशन हो गया और वो मेजर बन गया। कई साल गुजर गए। विजय इसी तरह से देश की रक्षा कर रहा था। कई सालों से वो घर नहीं गया था। एक दिन विजय के मोबाइल फोन पर उसके पिता का फोन आता है। हेलो विजय बेटा। जी पिताजी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुझे देखना चाहती है। कई साल से तू घर भी नहीं आया। क्या तुझे हमारी याद नहीं आती बेटा? पिता की बात सुनकर विजय भावुक हो जाता है। आप लोगों की याद तो बहुत आती है पिताजी। मैं जल्दी ही घर आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। विजय कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाता है। इतने सालों के बाद सब उसे देखकर बहुत खुश थे। विजय भी अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश था। घर पर 2-4 दिन बीत गए। एक रात विजय अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसकी बहन छुटकी ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर विजय ने समाचार में देखा कि दुश्मन देश ने हम पर हमला कर दिया था। विजय तुरंत खाना छोड़कर उठा और अपने बॉस को फोन मिलाया। हेलो सर, मैं विजय बोल रहा हूं। बोलो विजय।
सर, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। विजय, तुम इतने सालों के बाद अपने माता पिता से मिलने घर गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। सर, मैं आज ही श्रीनगर आ रहा हूं। इतना कहकर विजय ने फोन काट दिया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। पिताजी, मुझे अभी निकलना होगा। लेकिन बेटे, तू अभी कैसे जाएगा? बहुत रात हो गई है। अभी तो तुझे स्टेशन तक जाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं पिताजी, मेरी साइकिल किस दिन काम आएगी। विजय जिस साइकिल से कॉलेज जाया करता था, उसने वो साइकिल निकाली और उसे साफ किया। उसने फौरन अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ लीला और चारों बहनें उसे रोकती रह गईं, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। भारत माता को मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। विजय अपना सामान पीठ पर लाद कर साइकिल पर बैठ गया और साइकिल चलाकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। रात के 11 बजे एक ट्रेन है, रात के 10 बजे है। इतनी देर में मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। विजय की राह इतनी आसान नहीं थी। साइकिल काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए ज्यादा देर तक विजय का साथ नहीं दे सकी। वो साइकिल सड़क के किनारे खड़ी करके दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो स्टेशन पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की ट्रेन छूट चुकी थी। अगली ट्रेन रात के 2 बजे थी। वो स्टेशन पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। रात को 2 बजे जब ट्रेन आई तो विजय ट्रेन पर बैठ गया और अगली सुबह वो श्रीनगर में था। विजय अपनी ड्यूटी पर गया और अपने बॉस को सैल्यूट किया। अरे विजय, तुम इतनी जल्दी आ गए। मुझे तो आना ही था सर। मेरा बरसों से यही सपना था कि दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करूं। ये मौका मैं कैसे जाने देता। देश को तुम जैसे सिपाहियों पर नाज है विजय, जो देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। विजय ने आते ही मोर्चा संभाल लिया। उसने फौजियों की 4 टुकड़ियां बनाई। चारों टुकड़ियां अलग अलग जगहों से दुश्मन पर नजर रखेंगी और दुश्मन पर चौतरफा हमला करेंगी। तुम चारों अपनी अपनी पोजीशन ले लो। यस सर। विजय अपनी चारों टुकड़ियों को जैसा कहता है वे वैसे ही करते हैं। विजय खुद भी दुश्मनों से लोहा ले रहा था और एक एक करके दुश्मनों को मार रहा था। तभी विजय की नजर दुश्मन देश की तरफ से आते हुए टैंकर पर पड़ी। विजय ने अपने सिपाहियों को पहले ही आगाह कर दिया और वे सभी दुश्मनों के टैंकर पर फायरिंग करने लगे। उस दिन विजय की मुस्तैदी के कारण दुश्मन का टैंकर ध्वस्त हो गया। दुश्मन देश का एक सिपाही जो विजय की तरफ बढ़ रहा था, विजय ने उसे देख लिया और उसे वहीं गोलियों से भून दिया, जिसके बाद सिपाही की मौत हो गई। यही मौका है, इस सिपाही के कपड़े पहन लेता हूं और दुश्मन के खेमे में जाकर वहां की सारी जानकारी अपने सिपाहियों को दूंगा। विजय ने यह बात अपने सिपाहियों को बताई। लेकिन सर, इस काम में बहुत खतरा है। अगर आप पकड़े गए तो आपकी जान भी जा सकती है। खतरे से खेलना हमारा काम है और अगर बात देश की हो तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। विजय उसी समय दुश्मन देश के सिपाही के कपड़े पहन लेता है और उसका हथियार अपने हाथों में लेकर दुश्मन के खेमे में घुस जाता है। विजय इतनी चतुराई से दुश्मन के खेमे में जाता है कि किसी को उस पर शक नहीं होता। अब वो मौका पाकर दुश्मन की सारी खुफिया जानकारी अपने जवानों को देता है। दुश्मन का टैंकर कल फिर हमारी ओर आएगा। कल वे 1 से ज्यादा की संख्या में होंगे। हमें उसी तरह से अपनी तैयारी करनी होगी। आप सब तैयार हैं ना? सभी फौजी एक साथ बोलते हैं। यस सर। दूसरे दिन दुश्मन की ओर से 3 टैंकर हमारी तरफ आ रहे थे। विजय के नेतृत्व में सभी फौजियों ने सारे टैंकरों को ध्वस्त कर दिया। उस रात दुश्मन के खेमे से विजय ने अपने फौजियों को फोन किया और उन्हें आगाह किया। कल दुश्मन देश की तरफ से 5 टैंकर हमारी तरफ आएंगे। हमें भी उनका मुकाबला टैंकरों से करना होगा। यस सर, हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे। दूसरे दिन विजय के सिपाहियों ने अपने टैंकरों से दुश्मन के सारे टैंकर ध्वस्त कर दिए। विजय के जांबाज फौजियों ने दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन हार गया, हमारी जीत हुई है। शाबाश मेरे सिपाहियों, अब मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। विजय रात के अंधेरे में छिप छिप कर किसी तरह से बॉर्डर पार करता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। विजय किसी तरह अपने देश की सरहद तक पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर उस रात सारे फौजी जीत का जश्न मना रहे थे। अरे यार, विजय सर कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो नहीं होते तो ये लड़ाई शायद हम हार जाते। हाँ यार, विजय सर अभी तक वापस नहीं आए। कहीं दुश्मनों को उनके बारे में पता तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो विजय सर को ढूंढते हैं। सारे फौजी विजय को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वे सरहद पर पहुंचते हैं। अरे वो देखो, वहां कोई है, शायद बेहोशी की हालत में है। सभी फौजी वहां जाते हैं तो देखते हैं कि विजय लहूलुहान होकर बेहोश पड़ा था। ये तो विजय सर हैं,
सरहद तक पहुंचने में इनकी ये हालत हो गई है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सभी फौजी एम्बुलेंस बुलाते हैं और विजय को अस्पताल ले जाते हैं। वहां विजय का इलाज होता है। कुछ दिनों के बाद विजय बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, जिसके बाद 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की ओर से उसे वीरता सम्मान दिया जाता है और साथ में 10 लाख रुपए का चेक भी दिया जाता है, जिससे वो अपनी छोटी बहनों की शादी करवा देता है। विजय जैसे वीर सपूत पर पूरा परिवार और देश गर्व करता है। फौजी बेटी। सुधा और चंदन रामपुर गांव में रहते थे। चंदन एक किसान था और खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। चंदन की पत्नी सुधा 9 माह से गर्भवती थी। बहू, हमें तो पोता ही चाहिए, देखना पोता ही होगा। अब जल्दी से ये बाहर आ जाए तो मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी। माँ, बेटा या बेटी होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की देन है। वो बेटा दे या बेटी, हमें उनके फैसले को स्वीकारना होगा। तू ज्यादा बड़बड़ मत कर, बैंड बाजे की तैयारी कर। हम अपने पोते का स्वागत बैंड बाजे से करेंगे। सुधा के सास ससुर को पोता ही चाहिए था। सुनिए जी, अगर हमारी बेटी हुई तब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं माँ और बाबूजी को समझा लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। कुछ दिनों के बाद सुधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हाय हाय, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। बेटी ने जन्म ले लिया। इस कलमुही की काली जबान है, इसी ने कहा था कि बेटी हो गई तब क्या करेंगे। लो, हो गई बेटी। चंदन बेटा, इस बच्ची को गांव के बाहर छोड़ा। ये बच्ची हमारे माथे का कलंक है। लेकिन पिताजी, ये हमारी बच्ची है और सुधा कभी अपनी बच्ची को नहीं जाने देगी। मैं तो कहती हूँ दोनों माँ बेटी को गांव के बाहर छोड़ा। जो एक बेटा ना दे सकी ऐसी औरत का हम क्या करेंगे? हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। चंदन के माता पिता बेहद पुराने ख्याल के थे। माता पिता की जिद के आगे मजबूर होकर चंदन सुधा और अपनी बच्ची को गांव के बाहर छोड़ने के लिए घर से बाहर आ गया। मुझे माफ कर दो सुधा, मैं माँ और बाबूजी के आगे मजबूर हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूं। और चंदन ने सुधा और उसकी छोटी सी बच्ची को सुधा के मायके छोड़ दिया। कुछ दिनों तक सुधा अपने माता पिता के घर पर रही। सुधा की प्यारी सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। कुछ साल बाद सुधा के भाई की शादी हो गई और भाभी ने सुधा को मायके से निकाल दिया। भाभी, आप लोगों के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन यहां से जाओ। हमने तुम्हारा जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। सुधा अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। घर से निकलते समय सुधा की मां ने उसे कुछ पैसे दिए थे। हमें माफ कर दे बेटी, ये कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। मां के दिए हुए पैसों से सुधा ने अपने और अपनी बच्ची के रहने के लिए किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया। मां के दिए हुए पैसे कुछ दिन तक सुधा के काम आए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पैसे खत्म होने लगे। अब सारे पैसे खत्म होने को हैं, मैं मेरी बच्ची को क्या खिलाऊंगी? मां, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अभी देती हूँ मेरी बच्ची। सुधा के पास 5 रुपए पड़े थे। वो एक किराने की दुकान पर गई। भैया, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दो। 5 रुपए का पैकेट नहीं है, 10 वाली दे दूं? नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे कल दे देना, अभी तो बिस्कुट ले जाओ। भैया, पैसे तो कल भी नहीं होंगे। दरअसल मुझे काम की तलाश है। आपकी दुकान पर कुछ काम मिल जाएगा क्या? मेरी दुकान पर तो नहीं, लेकिन मेरी माँ पापड़, बड़ियाँ और चिप्स घर पर बनाती हैं, जिन्हें मैं यहाँ बेचता हूँ। उन्हें किसी हेल्पर की जरूरत है। तुम चाहो तो कल से मेरे घर आकर उनकी मदद कर देना। मैं तुम्हें हर महीने सैलरी भी दूंगा। दूसरे दिन सुधा उस दुकानदार के घर काम पर जाने लगती है। वो मधुलिका को भी अपने साथ लेकर जाती। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे स्कूल भेजना शुरू किया या नहीं? नहीं काकी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ। पास के सरकारी स्कूल में इसका नाम लिखवा दे। बहुत कम पैसों में तेरी बेटी की पढ़ाई भी हो जाएगी। सुधा ने अपनी बेटी मधुलिका का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। मधुलिका अब स्कूल जाने लगी थी। स्कूल से लौटकर वो बड़ियां और पापड़ बनाने में सुधा की मदद करती। धीरे धीरे मधुलिका बड़ी हो रही थी। माँ, मेरे पिताजी कौन हैं और वे कहाँ हैं? सुधा ने मधुलिका को उसके पिता और उसके दादा दादी के बारे में सारी बात बताई। मधुलिका बेटा,
अब तू बड़ियां और पापड़ बनाने में अपना समय बर्बाद मत कर। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा और अपने पैरों पर खड़ा होने की सोच। तू कुछ ऐसा कर कि जिन लोगों ने तुझे घर से निकाल दिया वही तुझे वापस ले जाने तेरे पास आए। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं खूब पढ़ूंगी और तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। मधुलिका खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। वो दिन रात मेहनत करती और हर साल अपनी कक्षा में टॉप करती। दूसरे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को मधुलिका की मिसालें देने लगे। मधुलिका को देख, उसके पास ना लैपटॉप है और ना स्मार्टफोन, ना ही कोई उसे ट्यूशन पढ़ाता है, फिर भी वो हर साल टॉप करती है। और एक तू है, तुझे हमने सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मधुलिका से पीछे है। दूसरे बच्चे रात में नाइट लैंप में पढ़ते तो मधुलिका लालटेन की रोशनी में। मधुलिका बेटा, काफी रात हो गई है, लालटेन की रोशनी में पढ़ेगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब सो जा मेरी बच्ची। तुम सो जाओ माँ, मैं बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लूं, फिर आती हूँ। घर में खाने पीने के लिए जो भी रूखा सूखा रहता मधुलिका वही खाकर खुश रहती और मन लगाकर पढ़ाई करती। एक दिन मधुलिका जब स्कूल से लौटी तो सुधा बहुत परेशान थी। क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों हो? मधुलिका बेटा, आज घर में आटा नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मालिक ने कहा है कि वो कल पैसा देंगे। कोई बात नहीं माँ, स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि पास वाले भगवती माता के मंदिर में प्रसाद बंट रहा है, मैं वहां से थोड़ा सा प्रसाद ले आती हूँ, हम दोनों वही खा लेंगे। ठीक है बेटी। मधुलिका भागकर जाती है और वहां से प्रसाद लेकर आती है। माँ, ये लो प्रसाद का हलवा। दोनों माँ बेटी ने प्रसाद का हलवा खाकर संतोष कर लिया और फिर मधुलिका अपनी पढ़ाई करने लगी। मधुलिका बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। अरे माँ, बस थोड़े दिन की बात है, जब मैं पढ़ लिख कर फौजी बन जाऊंगी तब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। फौजी? हाँ माँ, मैं फौजी बनना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करूंगी माँ, लेकिन एक दिन फौजी बनकर रहूंगी। मधुलिका खूब मेहनत करके पढ़ाई करती और उसने 10वीं की कक्षा में भी टॉप किया। आगे की पढ़ाई के लिए उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया और फौजी की भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करने लगी। कुछ दिनों बाद फौजी की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए मधुलिका के पास चिट्ठी आई। मधुलिका वो चिट्ठी लेकर दौड़ती हुई सुधा के पास गई। माँ, फौजी की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए चिट्ठी आई है माँ। खूब अच्छे से तैयारी करके परीक्षा देने जाना मेरी बच्ची, भगवान तेरी सारी मुश्किलें हल करेंगे। हाँ माँ, मैं अपना फौजी बनने का सपना जरूर पूरा करूंगी। परीक्षा का दिन भी आ गया और मधुलिका ने सुधा का आशीर्वाद लिया। ये ले बेटी, दही और गुड़ खाकर जा, इससे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। दही और गुड़ खाकर मधुलिका परीक्षा देने जाती है। परीक्षा देकर मधुलिका और सुधा दोनों बेसब्री से रिजल्ट के आने का इंतजार करने लगती हैं। मधुलिका बेटी, तूने परीक्षा तो अच्छे से दी थी ना? हाँ माँ, मैंने सारे प्रश्न हल कर लिए थे। तुम चिंता मत करो माँ, रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट भी आ गया और फौजी की भर्ती परीक्षा में मधुलिका पास हो गई। मेडिकल और फिटनेस टेस्ट में भी मधुलिका सेलेक्ट हो गई और उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। माँ, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खाना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मधुलिका ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और सबसे पहले अपनी माँ सुधा के लिए एक घर लिया। माँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो तो। मधुलिका सुधा को टैक्सी में बिठाकर एक बड़े से बंगले में ले जाती है। ये तू मुझे कहाँ ले आई? बहुत हो गया, अब मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से तुम इसी घर में रहोगी और अब तुम्हें बड़ियां और पापड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर महीने अपनी सैलरी तुम्हें भेज दूंगी, जी खोल कर खर्चे करना। सुधा मधुलिका को गले से लगा लेती है। सुधा को नया घर देकर मधुलिका अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। कुछ साल इसी तरह बीत गए। मधुलिका हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सुधा को भेजती थी। कुछ साल बाद मधुलिका छुट्टियों में घर आती है। इसी समय सुधा के पति चंदन को इस बात का पता चलता है कि उसकी बेटी एक फौजी बन गई है, तो चंदन उन दोनों से मिलने सुधा के घर आता है। अब यहाँ क्यों आए हो?
तुमने तो अपने माँ बाप के कहने पर मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया था। ये कौन है माँ? बेटी, यही तेरे पिता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। जिसने मुझे और मेरी माँ को बेसहारा छोड़ दिया, कभी हमारी फिक्र नहीं की, उसके लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं और मेरी माँ, हम दोनों का सहारा है और हमेशा रहेंगे। माँ, कल से मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। और मधुलिका अपनी माँ सुधा को सल्यूट करती है।